This video is a continuation video of the plasma membrane. In my last video, I have taught you about the plasma membrane structure and the molecules that build up the plasma membrane. So in this video, we are going to study about the functions of the plasma membrane and the transport that happens across the plasma membrane within the cell and outside of the cell. So this video is all about the functions of the plasma membrane. So basically in the last lecture we had studied about the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हमने पढ़ा था तो उसके स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा था दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. A phospholipid bilayer, it is made up of two layers of phospholipids and these phospholipids were arranged like that, and the most accepted model of the plasma membrane was given by the Singer and Nicholson. And this model that Singer and Nicholson gave was called fluid mosaic model. Fluid mosaic model. सो फोस्फोलिपिड बाइलेयर हमने यहाँ देखा कि इस तरह से हमारी फोस्फोलिपिड्स की दो लेयर अरेंज होती हैं. अब हमारा सेकेंड चीज थी जो वो थी प्रोटीन्स. प्रोटीन्स यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक तो होंगे हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक होंगे हमारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. एंड द थर्ड molecule that is present in the plasma membrane, that was glycoproteins or glycolipids. These glycoproteins and glycolipids give the plasma membrane a particular surface receptors. Clear? So this was all about the structure of the plasma membrane. So now we will discuss about the functions that the plasma membrane perform within the cell. Number one, the function that plasma membrane perform is that it gives a particular shape to the plasma membrane. Shape and particular size to the cell. Second thing that it does for the plasma membrane is that it maintains the individuality of the cell. यानी कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा सेलुलर कंटेंट यानी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, all these things will lie just like this. So because of the plasma membrane, the individuality of the cell is maintained. Now the third function that plasma membrane does is it keeps all the cellular organelle at their place. And the fourth function that it imparts to the cell is that because plasma membrane is made up of some selective kind of molecules है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनकी बनी हुई होती है. सो इसकी वजह से ये क्या है कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक सिलेक्टिव परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. सो इट पोजेस सिलेक्टिव परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी का मतलब होगा टू ग्रांट परमिशन टू समथिंग, एंड सिलेक्टिव का मतलब होगा ओनली टू द चूजन.
ओनली टू द चूजन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चूजन सब्सटेंसेस को ही या चूजन मॉलिक्यूल्स को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास होने के लिए या ट्रांसपोर्ट होने के लिए अलाउ करती है. सो दिस फंक्शन इज नोन एज द सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट across the plasma membrane. Transport across the plasma membrane, it can happen by three different ways. Number one is passive, number two is active way, and the third one is the bulk transport. सो पैसिव जो है वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का मींस पैसिव में जितनी भी हमारी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस और बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी. इसके बाद आता है एक्टिव में हमारे क्या होंगे, बेसिकली पैसिव में जो हमारे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होंगे वो होंगे सम गैसेस एंड स्मॉलर आयंस. ये हमारे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, गैसेस एंड स्मॉलर आयंस. और एक्टिव में क्या होगा कि एक्टिव में यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी. एनर्जी कंजप्शन है देन इट मीन्स समथिंग बिगर होगी, तभी तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है. इसके बाद आता है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट. बल्क ट्रांसपोर्ट जो है वो या तो वैक्यूल्स या वेसिकल्स बन करके हमारा होता है. अब बल्क ट्रांसपोर्ट भी हमारा दो तरह का होता है. फर्स्ट इज एंडोसाइटोसिस एंड द सेकंड इज एक्सोसाइटोसिस. क्लियर? पैसिव डिफ्यूजन हमारा यहां पर दो तरह का होगा, इधर डिफ्यूजन एंड द सेकंड इज ऑस्मोसिस. Diffusion and osmosis. So diffusion is just the movement of the gas molecules or the molecules because of their kinetic energy. Clear? यहाँ पर कोई हमारा सेपरेटिंग मीडियम नहीं होता. एंड ऑस्मोसिस इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन. अब यहाँ पर ऑस्मोसिस में क्या होगा कि यहाँ पर एक पतली मेम्ब्रेन के थ्रू दो सॉल्यूशंस हमारे सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी जो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा वो दैट विल बी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी काइनेटिक एनर्जीज ही मॉलिक्यूल्स की इन्वॉल्व हो रही हैं, तो काइनेटिक एनर्जीज के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज के थ्रू जो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा दैट विल बी द पैसिव ट्रांसपोर्ट. क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पर जितना भी ट्रांसपोर्ट होगा वो हमारा स्मॉलर मॉलिक्यूल, स्मॉलर आयंस और गैसेस का ही होगा. आफ्टर दैट क्योंकि अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है. अब अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है देन इट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारा मॉलिक्यूल हमारे ट्रांसपोर्ट होंगे वो या तो somewhat molecules that will be transported, those will be somewhat bigger molecules, जो कि हमारे स्मॉलर आयंस यानी कि उन मॉलिक्यूल्स से बिगर होंगे जो कि एक्टिव पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके बाद क्योंकि बल्क एज द नेम इंडिकेट बल्क, तो यहाँ पर हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे दोज विल बी बल्कियर, यानी दोज विल बी हैवियर मॉलिक्यूल्स. क्लियर? So this was all about the transport across the plasma membrane. अभी हम देखते हैं हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट along the plasma membrane कैसे होता है, क्या होता है.
पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हमने अपने घरों में देखे हैं, और केमिस्ट्री लैब में भी अगर हम इसको करना चाहें तो हम इसको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम इसका कर सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है दैट इज डिफ्यूजन। अब जो ये डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन कैसे होता है, क्या होता है, हम एक बार ये देखते हैं। हम लोगों ने बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट बच्चों ने बहुत बार किया होगा कि एक ग्लास जार के अंदर हमने एक इंक के ड्रॉप को ड्रॉप किया, एक इंक की ड्रॉपलेट को हमने यहाँ ड्रॉप किया, और इंक की ड्रॉपलेट ने इस पूरे पानी को, जो कि पहले बिल्कुल कलरलेस था, अब इस पानी का कलर वो हो जाएगा जो इस इंक का कलर होगा। से हमने रेड कलर की इंक ड्रॉप की यहाँ पर, तो ये सारा पानी रेड कलर का हो जाएगा। ब्लू कलर की इंक ड्रॉप करी तो ये सारा पानी ब्लू कलर का हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, अब हम इसका मूवमेंट, अब इसकी प्रोसेस को देखते हैं ये कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पर जो ये हमारा इंक का ड्रॉपलेट है, ये वाला एरिया, जितने एरिया में इंक ड्रॉपलेट हमारा ड्रॉप हुआ, इस वाले एरिया में इंक ड्रॉपलेट का हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और ये वाला एरिया पानी का, ये वाले में लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंक है। सो इस तरह से जब आपने देखा हो कि पानी जो है वो हमारा यहाँ से ही सारा मैक्सिमली ब्लू और रेड और येलो जो भी कलर की इंक हम डालेंगे वो होने लगता है, यानी वो कलर ऑब्टेन करने लगता है। इसको ना तो हमने हीट किया, ना ही हमने इसको स्टिरिंग करी इसकी, यानी इसको हिलाया चम्मच के साथ या स्पैचुला के साथ, हमने इसको ना तो हीट किया और ना ही हमने इसको स्टर किया विद द स्पैचुला। सो अब यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी काइनेटिक एनर्जीज की वजह से हो रही है। अब ना तो हमने हीट किया ना हमने स्टिर किया, यानी कि हमने उनकी काइनेटिक एनर्जी को तो बढ़ाया ही नहीं। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी यूज हो रही है वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स की ही काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है। अब क्या होगा कि जो ये डाई का मॉलिक्यूल है या ये जो कलर डाई का मॉलिक्यूल है, इट विल स्प्रेड आउट इन द होल जार ऑफ द वाटर, इट विल स्प्रेड आउट इन द होल ग्लास ऑफ द वाटर और द होल बीकर ऑफ द वाटर। अब यहाँ पर देखा होगा आपने कि हमने इसको 5 मिनट्स के लिए अगर हम इसको रख देते हैं तो ये पूरा का पूरा कलर पानी का रेड, ब्लू, येलो जो भी कलर की हमने डाई इसमें डाली है वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाई के जो मॉलिक्यूल्स थे वो अपनी हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव कर गए बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अब हम एक एग्जाम्पल इसका विद इन द बायोलॉजी हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब वो कैसे होता है? सपोज करो कि ये हमारी कोई भी एक राउंड सेल है, ठीक है। वैसे तो प्रॉपर राउंड कोई भी सेल होती नहीं है, कोई कुछ ना कुछ उनमें डिफॉर्मिटीज चलती ही रहती हैं। अब ये है हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। डिफॉर्मिटीज यहाँ पर सिर्फ शेप की कहा है मैंने। ये है यहाँ पर हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन, दीज आर द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दीज आर द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। These are arranged like this. You have seen कि जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो हमारा लिपिड बाइलेयर के बीच में आ रहा है। सो इस तरह से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी की पूरी इस तरह अरेंज होगी अलोंग द सेल शेप। अब यहाँ पर सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है विद इन द सेल, और बाहर की तरफ यानी सेल के आउटर एनवायरनमेंट में जो हमारा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन को यहाँ O2 इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा अपनी डायएटॉमिक यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। ये कभी भी एक सिंगल ऑक्सीजन एटम के जैसे एटमॉस्फेयर में फ्रीली प्रेजेंट नहीं हो सकती। क्लियर? ये थोड़ा सा कंसेप्ट केमिस्ट्री का समझा दिया है। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन
आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा ज़्यादा है एंड CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा है। तो अब हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमने क्या देखा था कि मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो हायर कंसेंट्रेशन CO2 का है वो सेल में ज़्यादा है, तो इट विल मूव आउट ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि सेल में ज्यादा है लेकिन आउटर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव आउट ऑफ द सेल और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ ज्यादा है तो इट विल मूव इनसाइड द सेल। Clear? So in this way, this transport of oxygen and carbon dioxide takes place along the plasma membrane. Clear? So this was all about the passive transport that happens with the help of diffusion. So diffusion में हमारा जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो या तो गैसेस का होगा या फिर बहुत ही स्मॉलर आयंस का होगा along the plasma membrane. So these are the two substances that will be transported across the plasma membrane with the help of diffusion. Now the next topic that we will cover in this video will be osmosis. Osmosis में क्या होता है अब वो देखते हैं। Osmosis जो है ये हमारा एडवांस्ड फॉर्म होती है, किसकी? एडवांस्ड फॉर्म होती है ये हमारी डिफ्यूजन की। The basic or the major difference between the diffusion and osmosis is only the कि diffusion में यहाँ पर molecules जो हैं वो freely move करते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई बैरियर नहीं होता है, यानी रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती है, वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस में वहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि एक बैरियर प्लेस कर देते हैं और वो बैरियर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई भी एक पतली मेम्ब्रेन को हम प्लेस कर देते हैं जो कि बिहेव करती है एज द बैरियर। सी यहाँ एक हमने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेस कर दी। क्लियर? अभी ऑस्मोसिस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पर एक जार लिया हमने, इस जार में हमने पानी लिया। ये जो पानी है दैट इज द नॉर्मल वाटर एंड एक तरफ हमने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ हमने लिया शुगर सिरप और शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, जो भी आपका मन करे आप वो लो। क्लियर? यहाँ पर हमने लिया शुगर सॉल्यूशन और यहाँ पर हमने लिया जो दैट इज नॉर्मल वाटर and this thin layer is plasma membrane. क्लियर? अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमने इन दो सॉल्यूशंस को या दो तरह के वाटर कंसिस्टेंसीज को हमने सेपरेट कर दिया। अब इसको हमने 5 मिनट्स 10 मिनट्स और 15 मिनट्स के लिए एक तरफ आराम से प्लेस कर दिया। ठीक है, अब प्लेस करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वाटर का लेवल जो है वो राइज कर गया, किधर की तरफ? शुगर सॉल्यूशन की तरफ। शुगर सॉल्यूशन की तरफ जो लेवल है शुगर सॉल्यूशन का वो राइज कर गया। पहले जो लेवल यहाँ था अब वो लेवल यहाँ हो गया और अब इधर नॉर्मल वाटर की तरफ जो लेवल हमारा पहले था उससे अब पानी का लेवल जो है वो कम हो गया, यानी लेवल वाटर लेवल पहले इतना था अब यहाँ पर इतना हो गया। यहाँ पर वाटर लेवल ड्रॉप कर गया नॉर्मल वाटर की तरफ और शुगर सॉल्यूशन की तरफ वाटर लेवल राइज कर गया। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि दो सॉल्यूशंस हमारे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के हैं। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस को हमने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एक पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमने इनको सेपरेट किया हुआ है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगी कि अपने में से पानी के मॉलिक्यूल्स को ये इधर ट्रांसपोर्ट कर देगी।
है ना। देखो अभी क्या है कि अगर हमारे पास बीकर में ये ऐसे ही वाटर होता, उसके अंदर अगर हम शुगर सॉल्यूशन डाल देते तो वो क्वांटिटी अपने आप ही डबल हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि वाटर का लेवल तो कम हुआ है लेकिन शुगर सॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा हुआ है। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो पानी है वो अपनी इस वाले एरिया से किस तरफ मूव कर गया? इधर की तरफ मूव कर गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्लियर? अब ऐसा क्यों हुआ हम वो देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर के अंदर क्या सॉल्यूट है हमारा? कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या था? solute concentration was very low while solvent concentration जो है, क्योंकि water is a universal solvent, so जो water solvent concentration था that was high while in the sugar solution यहाँ पर जो solute का concentration था वो high था और जो solvent का concentration था वो low था। अब यहाँ पर high low more less जो हम यूज कर रहे हैं ये किस लिए यूज कर रहे हैं? मीन्स कंपैरिजन में हम ये यूज कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर high solvent का था, low किसका है? सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है यहाँ। सिमिलरली सोल्यूट का लो था, यहाँ पर सोल्यूट्स का हाई है। तो जब ऑस्मोसिस यानी जब हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो वो ट्रांसपोर्ट हुआ अलोंग द सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हमारे पास नॉर्मल वाटर में ज्यादा था, इसीलिए वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव कर गया। और इसको अगर हम सॉल्यूट की टर्म्स में भी देखें तो सॉल्यूट की टर्म्स में ये हो जाएगा कि जहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो होगा, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा उधर से सॉल्यूट कंसंट्रेशन जिस तरफ हायर होगा उसकी तरफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन जिस तरफ हायर होगा उस तरफ हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑस्मोसिस। अब इसको हम दो बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर पोटैटो कप का। अब पोटैटो कप हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, हमने एक पोटैटो लिया, उसको हमने इस तरह का एक पोटैटो लिया, उसको हमने पील कर लिया। पील करने के बाद यानी उसका जो उसकी स्किन है उसको हमने रिमूव कर दिया। अब इसको हमने नीचे से थोड़ा सा कट करके उसका एक प्लेन बेस बना दिया। सिमिलरली हमने उसको ऊपर से भी कट कर दिया। तो अब ये जो पोटैटो है इट विल लुक लाइक दिस, है ना। अब यहां से भी हमने बीच में से इसका इतना पोर्शन स्कूप आउट कर दिया। ठीक है, अब यहां से हमने इसका इतना पोर्शन यहाँ स्कूप आउट कर दिया। ये जो पोर्शन हमने यहां से स्कूप आउट करा इसको तो हमने वेस्ट कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट या कोई भी शुगर सॉल्यूशन डाल देंगे। और हाँ, शुगर सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ या तो सॉल्ट या फिर शुगर हम डाल देंगे, सॉल्यूशन नहीं डालेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर हमने ये सॉल्ट, सपोज करो सॉल्ट को हमने यहाँ पर डाल दिया और इसको हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद जब भी हम देखेंगे तो ये जो पोटैटो है, इस पोटैटो का जो ये बीच में जो कैविटी था, इस कैविटी के अंदर पानी फिल हो गया। सो यहाँ पर जो ये पानी आया वो कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ द पोटैटो सेल्स। पोटैटो सेल्स में जो पानी था वो हमारा बाहर निकल गया और किसमें? कैविटी में फिल हो गया। तो इस तरह से इस कैविटी में हमारे पास यहाँ पर पानी आ गया। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस कैसे हुआ? यहाँ पर देखो, यहाँ हमने सॉल्ट जब पुट किया तो यहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? ज्यादा था। तो पानी किस तरफ मूव करा? सॉल्वेंट की हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और अगर हम सॉल्यूट की टर्म्स में अगर हम इसको देखें तो सॉल्यूट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूट की हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमारा जो मूवमेंट हुआ वाटर का, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस क्या है? बेसिकली ऑस्मोसिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द solvent molecules across the plasma membrane from their higher concentration to their lower concentration area.
सो दिस वाज अबाउट द पोटैटो कप एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कि ये तो आई थिंक आप लोगों को लैब में ही करना चाहिए, या अगर आपके घर पर ही कोई डाइल्यूट एसिड आपको मिल जाए तो आप घर पर भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट अपने पेरेंट्स को या अपने किसी भी एल्डर वन को अपने साथ जरूर ले लेना। वी विल टेक एन एग सेल, हैन एग सेल हम ले लेंगे। हमने क्या करा, उस एग सेल को, हैन एग को हमने क्या करा, हैन एग के बाहर की तरफ जो हमारी लेयर प्रेजेंट होती है, जो वाइट कलर की एक हमारी लेयर शेल प्रेजेंट होती है, एग शेल जिसको हम बोलते हैं, हमने उस एग शेल को रिमूव कर दिया। अब उसको हमने रिमूव कैसे किया, व्हेन वी प्लेस दिस एग इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर हमने डाइल्यूट HCl में उसको प्लेस कर दिया। डाइल्यूट है तो इसीलिए मैंने आपको बोला, डाइल्यूटेड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन फिर भी डेंजरस हो सकता है। सो अपने किसी एल्डर वन के साथ ही, अगर आप घर में ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अपने किसी एल्डर वन के साथ ही कीजिएगा। क्लियर। सो यहाँ पर जैसे ही हमने डाइल्यूट HCl में एग शेल को हमने रखा, एग को हमने रखा, तो इसका जो शेल है, क्योंकि वो एग शेल किसका बना है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बना है या कैल्शियम का बना है हमारा, तो वो कैल्शियम वाला जो हमारा पोर्शन होगा बाहर का शेल का, वो डाइल्यूट HCl के साथ मिक्स होकर के निकल जाएगा। सो अब हमारे पास जो एग होगा वो एक पतली सी लेयर रहेगी जिसके अंदर हमारा यॉक फिल रहेगा। सो दिस इज द थिन मेम्ब्रेन ऑफ द एग एंड दिस वन विल बी द यॉक। ठीक है। अब हमने क्या करा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट अब ये करा कि हमने अब इस एग को प्लेस कर दिया नॉर्मल वाटर में। वी विल प्लेस दिस एग इनटू अ जार विच इज फिल्ड विथ नॉर्मल वाटर, और हमने इसको प्लेस कर दिया फॉर 20 मिनट्स। ये जो जार है अब इसके अंदर हमारा सिर्फ नॉर्मल वाटर है। वट विल वी सी आफ्टर 15 और 20 मिनट्स और हाफ एन आवर, दैट हाफ एन आवर के बाद क्या होगा कि जो हमारा एग है वो स्वेल्ड अप होगा, यानी एग के अंदर हमारा वाटर जो है वो मूव कर गया, इसीलिए तो एग स्वेल हुआ। अब एग स्वेल अप क्यों हुआ, ये हुआ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशन का डिफरेंस, यहाँ पर एग के अंदर हमारे सॉल्वेंट्स कम थे, सॉल्यूट्स ज़्यादा थे, यानी हमारे प्रोटीन्स हैं, हमारे प्रोटीन्स बेसिकली हमारे प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, इसीलिए पानी अंदर की तरफ मूव कर गया। लेकिन पानी में तो प्रोटीन कंसंट्रेशन नहीं था, प्रोटीन कंसंट्रेशन ज़्यादा था लेकिन वाटर कंसंट्रेशन कम था, तो पानी अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया। इन दिस वे ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स बाय विच ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। या ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है जिनको आप घर में भी कर सकते हो। क्लियर। अब ऑस्मोसिस जो है ये हमने ये तो देख ली कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट्स जो होगी वो फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ होगी थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये तो हो गया अबाउट ऑस्मोसिस। अब हम देख रहे हैं कि जो मूवमेंट होगी वो अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रही है हायर से लोअर में। अब डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ दीज सोल्यूट सॉल्वेंट, इन सब की कॉन्सेंट्रेशंस के बेसिस पर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हमारे पास यहाँ 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। एंड व्हाट आर दीज 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस? दीज 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर, first one is hypertonic solution, second one is hypotonic solution, and the third one is isotonic solution. hypertonic जो solution है उसके अंदर हमारा solvent का जो concentration होगा वो कम होगा।
सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेस होगा, बट सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मोर होगा, क्योंकि हम ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स में पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अगर सेल के अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसके अंदर कौन सा एनवायरनमेंट है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। और अगर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो सॉल्यूट कम होगा, अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो सॉल्यूट कम है। अब आइसोटोनिक में क्या होगा कि जिस एनवायरनमेंट में हमने सेल को प्लेस करा वो एनवायरनमेंट, यानी कि ये आउटर एनवायरनमेंट और सेल का इनर एनवायरनमेंट, ये दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। आउटर और इनर एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सेम होगा, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। So this was all about the 3 types of solutions. अब डिपेंडिंग अपॉन कि हम इन 3 टाइप के सॉल्यूशंस में अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब प्लेस करते हैं तो वहाँ पर मूवमेंट जो हो रही है या ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो सेल से अंदर की तरफ हो रहा है या सेल से बाहर की तरफ हो रहा है, इसके बेसिस पर हमारा So depending on that, osmosis is of 2 types, exoosmosis and endoosmosis. ये दोनों का हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, तो इन दोनों के एग्जाम्पल्स हम लेके एक बार समझ चुके हैं। एक्सोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल आप पोटैटो कप वाला एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने यहाँ पर सॉल्ट प्लेस कर दिया था। सॉल्ट प्लेस करने के बाद जो वाटर का जो हमारा मूवमेंट हुआ अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पोटैटो सेल्स, वो क्या था, एक्सोऑस्मोसिस का टाइप था या एक्सोऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन था। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है, यानी वाटर की जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है वो आउटसाइड ऑफ द सेल है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल हमने लिया था हेन एग सेल को, जब हमने नॉर्मल वाटर में प्लेस किया था तो वो हमारी स्वेल अप कर गई थी। सो ये हमारा एग्जाम्पल था किसका, एंडोऑस्मोसिस का। कैसे, एंडोऑस्मोसिस का कैसे था, क्योंकि यहाँ पर स्वेल अप कोई भी चीज तभी करेगी ना जब उसके अंदर किसी चीज का मूवमेंट हुआ हो। अब यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ था दैट वाज ऑफ द वाटर, और वो हुआ था इनसाइड ऑफ द सेल। क्लियर, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की यहाँ पर जो ये 2 हैं, एक्सो एंड एंडो, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द osmosis. So in this video we had studied about the passive transport across the plasma membrane that happens by 2 ways, that is diffusion and osmosis. अब हम जो दूसरा मेथड यहाँ पढ़ेंगे या दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे that will be of active transport. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि हमने ये पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि यहाँ पर एनर्जी का कंजम्पशन होता है, यानी एनर्जी जो है वो कंज्यूम करी जाती है बाय द सेल। अब अगर एनर्जी कंज्यूम होगी तो समवट लार्जर और समवट बिगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमारे, या लार्जर आयंस हमारे जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे। लार्जर आयंस जब हमारे ट्रांसपोर्ट होंगे तो उसके लिए हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी। अब जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो किस फॉर्म में होगी, इट विल हैपन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या है, एटीपी जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी करेंसी होती है। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो यहाँ पर क्या होगा कि एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल होगा और उसके साथ हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होंगे। तो जब भी ये 3 फॉस्फेट ग्रुप में से कोई भी एक फॉस्फेट ग्रुप भी अगर रिलीज होता है या ब्रेक होता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। सो इन दिस वे द एनर्जी इज कंज्यूम्ड। नाउ लार्जर आयंस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होंगे। अब क्योंकि एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, तो इसके अंदर, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हमारा मूवमेंट होगा आयंस का, वो जो मूवमेंट है वो इट डजंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट होगा ये हमारा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। इट कैन हैपन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी वजह से हम इसको, जैसे हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल कहा था, तो हम इसको डाउनहिल कहा था पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम इसको अपहिल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अपहिल मूवमेंट ऑफ molecules. In this way active transport takes place. So by studying active and passive transport across the plasma membrane, now we will be able to differentiate between the active transport and the passive transport. We will be able to differentiate between exosmosis and endosmosis. We will be able to differentiate between diffusion and osmosis. And we will be able to differentiate the 3 types of the solutions, क्योंकि उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टडी कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट विल बी द बल्क ट्रांसपोर्ट। अब जो बल्क ट्रांसपोर्ट है उसमें हम बल्कियर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, बल्कियर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। बल्क ट्रांसपोर्ट में जो हमारा मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे वो होंगे हमारे बल्कियर मॉलिक्यूल्स। अब जो ये बल्कियर मॉलिक्यूल्स है दोज कैन बी शुगर, प्रोटीन्स, दीज कैन बी ट्रांसपोर्टेड। अब बल्क ट्रांसपोर्ट जब होगा तो वो ऐसे ही इन मॉलिक्यूल्स को तो वो जाने नहीं देंगी। अब इसके लिए यहाँ पर हमारे पास तो वेक्यूल्स बनेंगे या हम उनको वेसिकल्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे वेसिकल्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि अब बल्क ट्रांसपोर्ट में हमारे शुगर, प्रोटीन्स और बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी जिनका साइज, जिन मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा है, उन्हें हम कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब यहाँ पर बल्क ट्रांसपोर्ट में बेसिकली इस इतनी बड़ी, ये जो इतने लार्जर और बल्कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी उस मूवमेंट को हम कहेंगे साइटोसिस। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट भी 2 तरह का होगा, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जब किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट इनसाइड द सेल होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। अब जो मॉलिक्यूल हमारे इनसाइड द सेल मूव कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर कि वो सॉलिड है या लिक्विड है, इसके बेसिस पर डिपेंड करते हुए एंडोसाइटोसिस भी हमारा 2 तरह का होगा, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। Phagocytosis and pinocytosis.
क्लियर? अगर सॉलिड सब्सटेंसेस का इनटेक हो रहा है तो फैगो, और अगर लिक्विड सब्सटेंसेस का इनटेक हो रहा है तो पिनोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस का हम एक कॉमन नेम ये बोल सकते हैं सेल ईटिंग, एंड लिक्विड को हम ड्रिंक करते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सेल ड्रिंकिंग। क्लियर? अब ये था एंडोसाइटोसिस। अब देखते हैं एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है। अब एक्सोसाइटोसिस के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं दैट विल मूव आउट ऑफ द सेल, वो हमारे सेल से बाहर की तरफ निकलते हैं। यानी जिन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेल से बाहर की तरफ होगा, दोज विल बी, that process will be, or that movement will be called exocytosis। क्योंकि अब एक्सोसाइटोसिस में सेल से बाहर की तरफ कोई भी हमारा मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेल वॉमिटिंग। हम इसको क्या बोलेंगे, सेल वॉमिटिंग। सेल वॉमिटिंग इज द एक्सोसाइटोसिस। एंड इसके बाद सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, व्हाट आर दीज आर द टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। क्लियर? अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि टाइप्स क्या है, क्या होता है। अब हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस कैसे होता है। इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे दैट विल बी ऑफ अ प्रोटोजोआ नेम्ड अमीबा। एज यू कैन सी कि अमीबा का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही इर्रेगुलर होता है। अमीबा का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है दैट इज वेरी इर्रेगुलर। सो ये जो इर्रेगुलर शेप का हमारा दिखाई दे रहा है ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा। अब अमीबा के पास जैसे ही ये किसी भी फूड पार्टिकल को सेंस करता है, दिस वन इज फूड पार्टिकल, ये जैसे ही किसी भी फूड पार्टिकल को सेंस करता है देन इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड दैट फूड पार्टिकल। with the help of these false feet known as pseudopodia। pseudopodia की हेल्प से ये हमारा फूड पार्टिकल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे मूव करते करते वो इस फूड पार्टिकल के अराउंड तक आ जाता है। ठीक है, और इस तरह से इसने एक कैविटी जैसा, देखो ये जो स्यूडोपोडिया है ये इसको पूरी तरह से फूड पार्टिकल को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, तो इस तरह से एक कैविटी जैसा बन गया। अब ये वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में मिल जाएंगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इस तरह से यहाँ हमारी मैच कर गई। अब ये क्या बन गया, यहाँ पर हमारा एंडोसाइटोटिक वेसिकल। एंडोसाइटोटिक वेसिकल। अच्छा, वेसिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बन गया था, या एंडोसाइटोटिक वैक्यूल भी हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर ये एक वैक्यूल यानी एम्प्टी स्पेस जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया था। वैक्यूल क्या होती है, एक एम्प्टी स्पेस जैसा कोई भी स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहेंगे होता वो विच इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही लाइंड है, क्योंकि अमीबा का जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो बना हुआ है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड है। तो कोई भी वैक्यूल क्या होता है कि कोई भी ऐसा एम्प्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर विच इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर इसको वैक्यूल क्यों कहा, ये तो हमें आ गया समझ में। अब एंडोसाइटोटिक क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर देखो फूड पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये एंडोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोटिक वेसिकल हमारा यहाँ पर एक बन गया, दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या बन गया हमारा एंडोसाइटोटिक वेसिकल या एंडोसाइटोटिक वैक्यूल। इसको हम, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सॉलिड पार्टिकल को अगर कैप्चर कर रहा है, यहाँ पर अगर हमारा ये फूड जो है ये सॉलिड पार्टिकल में है, तो हमने इसको कहा फैगोसोम। इसको हमने क्या कहा, फैगोसोम। लेकिन अगर यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल है तो हमने उसको कहा पिनोसोम। ठीक है,
So this is फेगोसोम एंड दिस इज पिनोसोम। अब इसके बाद यहाँ पर अमीबा के अंदर इस पूरा ये जो वैक्यूल है, ये फेगोसोम जो है, अब इसके अंदर डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। डाइजेशन करने के बाद सेल का जितना भी हमारा सेलुलर डेब्रिस होगा वो फिर एक जगह पर इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर फिर हमारी एक और वेसिकल बन जाएगी। ठीक है, एक और हमारी एक्सोसाइटोटिक वेसिकल या एक और वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये जो वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर है, इट विल बाइंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा। अब ये यहाँ पर इसके साथ बाइंड कर जाएगा और ये यहाँ पर क्या है हमारा सेल का वेस्ट, दिस वन इज न्यूक्लियस। तो ये यहाँ पर क्या है सेल का वेस्ट। अब ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल वॉमिटिंग, यानी कि एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस यानी सेल वॉमिटिंग। क्लियर? इसके लिए एक और टर्म यूज होती है, दैट इज इफेगी, यानी everything is spilled out. Clear? So this was all about the bulk transport. Example हमने लिया यहाँ पर अमीबा का। यहाँ पर हमने एक्सोसाइटोसिस भी पढ़ लिया और एंडोसाइटोसिस भी पढ़ लिया और यहाँ पर ये भी देख लिया कि हमारी एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स किस तरह से बनती हैं। So this was all about the transport across the plasma membrane. So I am ending this lecture right now.